नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में सदा आगे की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी भाई बहन देख रहे हैं, जान रहे हैं कि राजस्थान पीजीटी में बड़ा ही अच्छा मौका है नौकरी पाने का, सिलेक्शन लेने का। और हिंदी में 350 पद हैं, तो उसी पद के रिगार्डिंग हम लोग जो है यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। उसी के पैटर्न के अनुसार, उसी के सिलेबस के अनुसार हम जो है प्रश्नों को लेंगे, प्रश्नों का चयन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना एक भी मिनट का समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस श्रृंखला को। और आपसे यही कहेंगे कि नो डाउट जो है एक बार गहन जो है रूप से इसको समझिए, जानिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में अच्छा बताया गया, पढ़ाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा आपसे कि शिव सिंह सरोज न पहले क्वेश्चन में आपसे यही कह रहे हैं बेटा कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। देखिए, जो आपका पहला टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा। तो यह जो आपका प्रश्न है ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से जुड़ा हुआ है। और इसमें पहला कह रहे हैं कि शिव सिंह सरोज, आप जानते हैं शिव सिंह सरोज किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। तो कह रहे हैं कि शिव सिंह सरोज का जो है प्रकाशन वर्ष है। तो देखो बेटा, आप सभी लोग जानते हैं कि 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। ठीक है, कब हुआ बाबू? 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। अब हम थोड़ा सा इस ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। देखो बेटा, एक बात और ध्यान रखना कि कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो केवल आपको ओरल बताते चले जाते हैं। हम आपको एक एक तथ्य रिटर्न में देंगे ताकि इस क्वेश्चन के अनुसार आप जिस भी तथ्य को चाहें उस तथ्य को लिख करके पढ़ें, लिख कर उसे याद करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम शिव सिंह सरोज की बात करें तो इसके लेखक जो हैं वो हैं शिव सिंह सेंगर। कौन है बेटा? इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप एक बात ये भी ध्यान रखना बेटा कि हमने अभी आपको बताया कि किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में, भारतीय भाषा का क्या मतलब है? हिंदी भाषा। सीधे सीधे हम कहें किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया, किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास है। किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है, इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। इसमें लगभग 1000 कवियों का, इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। ठीक है। तो हाँ, एक बात और भी है, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो ये भी आप जानते हैं बेटा कि जो दोष गारसा द तासी के इतिहास में है
वो दोष लगभग जो है शिव सिंह सेंगर के इतिहास में भी हैं। वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण करना, अल्फाबेटिकल मेथड का प्रयोग करना, जैसे जो साहित्यकारों के नाम जो साहित्यकारों को रखा गया है वो अल्फाबेटिकल मेथड में रखा गया है, वर्णानुक्रम पद्धति में रखा गया है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने रचनाकार के जीवन का मतलब वो देने का प्रयास किया है, सन वगैरह, लेकिन वो बहुत प्रामाणिक नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? देखो बेटा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से लेकर के 3 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको तीनों क्वेश्चन बता देता हूं। नंबर 1, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? ठीक है, ये हिंदी साहित्य का पहला क्वेश्चन बनता है बाबू। फिर उसके बाद दूसरा बनता है हिंदी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी में हिंदी साहित्य का, हिंदी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? हिंदी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? और तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है आपके सामने कि वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। देखो, तीनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा बेटा गारसा द तासी महोदय ने। हिंदी भाषा में हिंदी का पहला इतिहास किसने लिखा? हिंदी भाषा में हिंदी का पहला इतिहास लिखा शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, और वास्तविक अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। अब आप कहोगे कि सर ये वास्तविक अर्थों का क्या मतलब है? तो देखो बाबू, बिल्कुल उत्तर आप लोगों के एकदम सही है बेटा। देखो, वास्तविक अर्थों का मतलब ये है कि हिंदी का अपना एक मानदंड है। मानदंड मतलब इतिहास का अपना एक पैमाना है। केवल बीती हुई घटना को लिख देना इतिहास नहीं है, बीती हुई घटना को क्रमबद्ध रूप में लिखना। ठीक है, किसी भी बीती हुई घटना को क्रमबद्ध रूप में लिखना, व्यवस्थित रूप में लिखना हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थों का मतलब है बेटा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में लिखना। तो वास्तव में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास जो है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का इतिहास है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। ये क्वेश्चन भी बनता है, सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किसने किया? तो सबसे पहले इन्होंने बेटा काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 11 कालखंडों में, बिल्कुल आप लोगों का उत्तर सही है बेटा, 11 कालखंडों में बाबू बांटा इसे। ठीक है, संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को बेटा 11 कालखंडों में बांटा और उसको जो है अलग अलग नाम दिया। तो कालखंडों में बांटने के कारण इन्होंने जो इतिहास लिखा वो बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखा, एकदम क्रमबद्ध लिखा, व्यवस्थित रूप में लिखा। इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन को वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार माना जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात आप लोग और भी ध्यान में रखना बेटा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है बेटा
वो है, ऐसे याद करना, 1888, मतलब 1888 ईस्वी में आया। और यह इतिहास जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस जब आप क्लास में आएंगे तो वहां मैं जो है आपको इन सब चीजों को बताऊंगा एकदम व्यवस्थित, एक एक चीज कि भाई ये एशियाटिक सोसाइटी क्या थी, किस तरह से काम करती थी, अंग्रेजों को इस तरह की सोसाइटी बनाने के पीछे उनका क्या मोटिव था, उनका क्या उद्देश्य था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, विशेषांक के रूप में आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। किस इतिहास ग्रंथ में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित किया गया है? शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कह रहे हैं किस इतिहास ग्रंथ में कवियों का क्या किया गया है बेटा? सापेक्षिक महत्व निर्धारित किया गया है। पहले तो आप ये समझिए कि सापेक्षिक महत्व का क्या मतलब है। तो सापेक्षिक महत्व का मतलब है बेटा कि कवियों की मूल्यांकन, कवियों का मूल्यांकन करना, अब आप उत्तर समझ गए होंगे, वह उनकी श्रेणी बनाना, कवियों का मूल्यांकन करना, वह उनकी श्रेणी बनाना, ये एक सापेक्षिक महत्व है ना। ये क्या है? ये है सापेक्षिक महत्व। तो याद रखना बेटा कि यहां यह काम किया है मिश्र बंधु विनोद में। किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने किया है। इन्होंने जो है कवियों का मूल्यांकन किया है बेटा, और मूल्यांकन करने के बाद कवियों की 4 श्रेणियां बनाई हैं। ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद, पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है बेटा, ये 4 भाग में है। कितने भाग में है बेटा? मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है ये 4 भाग में है। ठीक है, इस 4 भाग में से प्रथम 3 भाग का संपादन 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बाबू, कब हुआ था बेटा? प्रथम 3 भाग का संपादन 1913 ईस्वी में हुआ था। चौथे भाग का संपादन 1934 ईस्वी में हुआ। 1934 ईस्वी में हुआ चौथे भाग का संपादन। ठीक है, प्रकाशन, संपादन नहीं यार, देखो दिमाग, चलो कोई बात नहीं बाबू, प्रकाशन। उन्नीस सौ 34 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और एक खास बात ध्यान रखना बेटा कि इन्होंने 5000 कवियों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? 5000 कवियों का वर्णन। तो देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना कि इस ग्रंथ की यह एक सबसे खास बात है, सबसे अच्छी बात है कि इस ग्रंथ में जो है आपके, इस ग्रंथ ने
बहुत से नए कवियों को नया मतलब कि जिनको आज तक कोई नहीं जानता था, उन्हें हाईलाइट किया, उन्हें प्रकाश में ले आए। इसके अलावा एक बात आप और भी ध्यान रखना कि जो जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें जो है मैं यहां लिख देता हूं, कवियों का, यहां मिश्र बंधु विनोद में कवियों का मूल्यांकन कर उनकी 4 श्रेणियां, कवियों का मूल्यांकन कर उनकी 4 श्रेणियां बनाई गईं। इस ग्रंथ में यही चीज आपसे पूछ रहे हैं ना कि सापेक्षिक महत्व। तो सापेक्षिक महत्व का मतलब ही यही है कि उनका मूल्यांकन करने के बाद उनको कैटेगराइज करना। ठीक है बेटा, चलो। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929, 1940, 39, 45। देखो सरल क्वेश्चन है, सारे भाई बहन इसका सही उत्तर दे रहे हैं और देंगे भी ना कि शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। तो देखो बेटा 1929 ईस्वी में। आप लोग जानते हैं कि 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की क्या हुई? स्थापना हुई। कब हुई बेटा? 1893 में। ठीक है, अब इसी काशी नागरी प्रचारिणी सभा से एक इतिहास मतलब एक क्या कहते हैं उसे, शब्दकोश ना, शब्दकोश मतलब एक डिक्शनरी। ठीक है, तो एक जो है हां, एक शब्दकोश जो है हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर का संपादन हुआ, प्रकाशन, यार बार बार ही संपादन, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ। यह प्रकाशन कब हुआ बेटा? यह प्रकाशन हुआ आपका जनवरी 1929, जनवरी 1929 ईस्वी में। और इसी ग्रंथ के भूमिका के रूप में, इसी ग्रंथ की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास, किस नाम से बाबू? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से जो है शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ आया। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ आया। ठीक है, एक खास बात और आप लोग ध्यान रखना कि इन्होंने जो है बाद में 1940 ईस्वी में, बाद में 1900, अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, सही कहा। शुक्ल जी का इतिहास कब, हिंदी साहित्य का इतिहास ना कब प्रकाशित हुआ? तो बिल्कुल बेटा ध्यान रखेंगे आप लोग, ये हिंदी साहित्य का इतिहास। जब भी मैं, देखिए अभी जब मैं यहां कहने जा रहा था तब मुझे ध्यान आया कि क्वेश्चन में दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1940 में आया। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, 1940 में आया। 1929 में तो ये हिंदी साहित्य का विकास के नाम से आया था। तो 1900 ये जो आया इतिहास ग्रंथ, इसी को 1940 ईस्वी में स्वतंत्र पुस्तकाकार रूप में, स्वतंत्र पुस्तकाकार रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से
प्रकाशित कराया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित कराया गया। ठीक है बेटा, चलो क्षमा करेंगे, मैंने गौर नहीं किया, हिंदी साहित्य का इतिहास की बात कर रहे हैं ना, तो हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में तो ये 1940 में ही आया था ना, 1929 में तो आया था हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, किस प्रकार इतिहासकार ने भक्ति काल से, हाँ किस प्रमुख ना, किस, या डायरेक्ट कर दो आप, किस इतिहासकार ने भक्ति काल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ, किस इतिहासकार ने भक्ति काल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानने का सुझाव दिया है। ठीक है, तो देखो बेटा एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि आप लोग जानते हैं तो आप लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि अगर हम बात करें आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की, तो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने आदिकाल नामक पुस्तक लिखा। आदिकाल नाम दिया। ठीक है, हिंदी साहित्य के पहले काल को ना, किसको आदिकाल नाम दिया? आप इस तरह से बनाइए, हिंदी साहित्य के पहले काल को, हिंदी साहित्य के पहले काल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि स्वयं आदिकाल नाम दिया और यह नाम सर्वमान्य भी हुआ, लेकिन इन्होंने ही कहा था बेटा क्या, कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल अत्यंत विवादित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल अत्यंत विवादित है। विवादित का मतलब ये नहीं है कि भाई देखिए अब एक तरफ अपभ्रंश है, दूसरी तरफ अवहट्ट है, भाषा की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं एक बहुत अस्पष्टता नहीं है। ठीक है, साहित्य की दृष्टि से भी बहुत अस्पष्टता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि ये काल जो है अपने आप में अस्पष्ट है, इसलिए हिंदी साहित्य का ये प्रारंभ जो है भक्ति काल से माना जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति काल तक आते आते शुद्ध रूप से ब्रज भाषा या कुल मिलाकर कहिए हिंदी अपना रूप ले चुकी थी। तो एक तो हिंदी भाषा की बात हम करें तो हिंदी भाषा बन चुकी थी, हिंदी भाषा ने अपना वास्तविक रूप ग्रहण कर लिया था। दूसरे साहित्य का भी एक जो है ढर्रा फिक्स हो गया था कि भाई जो है इस काल में भक्ति लिखी गई, ठीक है आगे श्रृंगार लिखा गया, कुछ भी लिखा गया, पर एक निश्चित रूप चल पड़ा। अब उसमें कहीं कहीं तो पता चला कि एक तरफ तो रासो काव्य लिखा जा रहा है, दूसरी तरफ धार्मिक काव्य लिखा जा रहा है, तीसरी तरफ गद्य पद्य भी, मतलब एक मिक्स जो बन रहा है। और उसमें भी अब मिक्स में क्या दिक्कत है, जो पता चला कि जैन कवि हैं वो अपभ्रंश के आ रहे हैं ना, जो सिद्ध हैं वो हिंदी के आ रहे हैं। तो ये जो एक जो है थोड़ा मतलब अस्पष्टता नहीं है, इसी बात को लिए इन्होंने कहा कि इसको जो है इस काल को आदिकाल की बजाय जो है भक्ति काल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाना चाहिए। देखो बेटा आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ये जो आपके 350 पद, टोटल 2200 से ज्यादा पद हैं, इन सभी पदों के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की एक बेहतरीन टीम, पूरी बेहतरीन एक टीम आपके लिए तैयार है। और सबसे खास बात है बेटा कि ऐसा नहीं है कि केवल आपको विषय विषय पढ़ाया जाएगा, इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ना, फर्स्ट पेपर जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपको 40% क्वालिफाई करना मस्ट होता है। और एक सबसे खास बात आप ये भी ध्यान रखना बेटा कि यही 40% बहुत से बच्चों से क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि देखिए फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ये पूरा कंप्लीट
जो है बैच आपको दिया जा रहा है। भाई कहीं भी आप बहुत जगह ऐसा भी है कि उसी वही टीचर फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा, वही टीचर सेकंड पेपर पढ़ा रहा, क्या पढ़ाएंगे? हमारे यहाँ सब कुछ निर्धारित है। व्याकरण दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, साहित्य दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। व्याकरण आप जो है सर के साथ पढ़ेंगे, अविरल सर के साथ, साहित्य हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो इस तरह से हर जिसका जो स्पेशलिस्ट है वो वही काम कर रहा। तो बहुत जोर का बैच है बेटा। और एक खास बात मैं आपको इसमें और भी बताऊं कि देखिए, कंप्लीट लाइव बैच मिलेगा आपको, किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा लाइव कोर्स मिलेगा आपको। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों बिल्कुल कवर होंगे इसमें, ठीक है। और यही नहीं, देखिए जो आपका राजस्थान का तो सिलेबस भी बिल्कुल क्लियर है। तो जैसा आपका सिलेबस है, जैसा आपका पिछले पैटर्न रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उस लेवल से और ऊपर रखते हुए ही, उस चीज को मेंटेन करते हुए इसे जो है कवर किया जाएगा, ठीक है। और यही नहीं, देखिए प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब आपको जो है मिलेंगे। और जहां भी आपको कंटेंट दोनों में मिलने की बात आती है कि भाई पेपर बोथ होता है, हिंदी में भी होता है, एक तरफ इंग्लिश में वही क्वेश्चन, एक तरफ हिंदी में, तो आपको दोनों पेपर एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये बहुत ही जोर का कोर्स लॉन्च किया है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने आपके लिए। और आपको हिंदी का कोर्स जब भी जो है हिंदी का कोर्स परचेज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। देखो, आपको जो है अपना नाम लिखना है, अपना आपको मोबाइल नंबर लिखना है, और अपना मतलब आपको अपना नाम लिखना है, नाम के नीचे आपको अपना कोर्स लिखना है, और कोर्स के नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना, जैसे कोर्स में राजस्थान पीजीटी। और हमको जो है 6393 38 29 97 इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करना है, ठीक है बाबू। और एक बात और कि आप सीधा जाकर के, अगर आपने टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड किया है वहां से, या आप यूट्यूब से सीधा जाकर इस बैच को परचेज करते हैं, आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है RAJ PGT टेक्स्ट बुक। पहले आपको जाकर के गूगल पर जो है TGT PGT सुपर कोचिंग, क्या करना है, TGT PGT सुपर कोचिंग सर्च करना है। उस पर जाकर के टाइप करना है RAJ मतलब राजस्थान PGT। राजस्थान PGT जैसे ही आप सर्च करेंगे, वहां खुल करके वो कोर्स आ जाएगा। उसमें से आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और फिर वहां यूज कूपन कोड ऊपर आएगा। तो आप जब हिंदी का कोर्स परचेज करेंगे तो कूपन कोड के रूप में VIJAY विजय कोड यूज करेंगे बाबू। और आप वहां जैसे ही विजय कोड यूज करेंगे, VIJAY विजय कोड जैसे ही डालेंगे, वो जितना भी आपका छूट होगा वो पूरा छूट के बाद कोर्स आपको शो होने लगेगा। और आप वहां नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से आप परचेज कर लेंगे। और परचेज करने के बाद आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे कि सर हमने कोर्स परचेज कर लिया है। तो बहुत बेटा बिल्कुल एक्सपर्ट टीम द्वारा और एकदम बहुत अच्छा कोर्स आपको मिल रहा है। तो ये मौका ना गंवाएं बेटा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है। किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में 1000 वर्षों का इतिहास लिखा है? कह रहे हैं कि किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में 1000 वर्षों का इतिहास लिखा है? गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन शुक्ल जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। देखो बेटा, मैं आपको बताता चलूं ना कि बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। रुक जाओ, कलर चेंज कर लो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, इन्होंने बेटा 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। कहां तक का इतिहास लिखा है बेटा? 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने।
ठीक है बेटा। तो 1000 वर्षों का इतिहास लिखा है इन्होंने। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आप लोगों ने, क्या कि इन्होंने जो है इनके ग्रंथ का नाम है बेटा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और यह ग्रंथ जो है बेटा 1938 ईस्वी में, कब बाबू? 1938 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया बेटा? 1938 ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा गया। ठीक है। एक सबसे खास बात क्या है कि इनके ग्रंथ में केवल भक्ति काल तक का, इनके ग्रंथ में केवल भक्ति काल तक का इतिहास है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने केवल भक्ति काल तक का इतिहास लिखा है। बार बार यह बात पूछी भी जाती है बेटा कि किसने कहां तक का लिखा, और ये नहीं, संपूर्ण इतिहास को 7 प्रकरणों में, संपूर्ण इतिहास को 7 प्रकरणों में बांटा है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 7 प्रकरणों में बांटा है, मतलब 7 कालखंडों में आप कह सकते हैं, कालखंड नहीं, क्षमा करें, 7 भागों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया बेटा। एक्चुअली यह जो पुस्तक है बेटा, यह पुस्तक एनसीईआरटी से प्रकाशित है ना। और सही उत्तर है सबका, बिल्कुल सही उत्तर है बेटा, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो है ये लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। अगर किसी को कम में पढ़कर हिंदी साहित्य का इतिहास समझना हो तो अच्छी किताब है। ठीक है। अगर हम प्रभाकर माचवे जी की बात करें बेटा, तो प्रभाकर माचवे जी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की कहानी। ठीक है। दूसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने लिखा है बेटा हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श। और यह जो इतिहास है बेटा ये 2 भाग में है, 2 भाग में है। नीलाभ जी आप लोग जानते होंगे, उपेंद्र नाथ अस्क जी के पुत्र हैं, और इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन। देखिए, जब हिंदी के प्रथम कवि मानने की बात आती है तो राहुल सांकृत्यायन जो हैं इन्होंने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, और यही जो है सर्वमान्य है।
आप ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने पुष्य या पुंड नामक किसी व्यक्ति को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो माना है पुष्य या पुंड को, इनका समय बताया है 6वीं शताब्दी। इनका समय बताया है 6वीं शताब्दी ईस्वी, लेकिन ये इनका कोई साक्ष्य नहीं दे पाते हैं, इसलिए मान्य नहीं। ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो पहले कवि की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है बेटा, किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने बेटा जो है स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है। यही नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने बेटा जो है अब्दुर रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है। इसके बाद हैं गणपति चंद्र गुप्त। देखो बेटा, वास्तव में मूल्यांकन करना, बहुत जगह आप क्लास करके आए होंगे यूट्यूब पर। इन्होंने शालिभद्र शूरी भरतेश्वर बाहुबली रास वाले बेटा, जिनसे कि आप लोग जानते हैं रास परंपरा का प्रारंभ होता है, तो शालिभद्र शूरी को पहला कवि माना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हिंदी का पहला कवि। शुक्ल जी ने शुक्ल जी ने किसे प्रामाणिक, थोड़ा सा हो जाता है बेटा कभी एक आध वर्ण इधर उधर, नहीं माना है? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, पृथ्वीराज रासो। देखो बेटा, आप लोग जानते हैं कि अठारह 73 में बूलर महोदय गए कश्मीर ना, याद आ रही घटना? कश्मीर गए तो उन्हें कश्मीर में जयानक भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखित एक पुस्तक मिली, जिस पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज विजय। और जब उन्होंने उस ग्रंथ को अध्ययन किया, तब उनको लगा कि यार ये तो पृथ्वीराज रासो जो है वह एक फर्जी ग्रंथ है, एक जाली ग्रंथ है, एक नकली ग्रंथ है। ठीक है। तो उन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को फर्जी ठहराया ना। चलिए, तो मैंने कहा 1873 में बूलर महोदय को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ मिला। ठीक है। अच्छा, यह संस्कृत का ग्रंथ था।
और इसको लिखा था बेटा जयानक भट्ट ने। ठीक है। अच्छा, अब इस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को फर्जी ग्रंथ मान लिया गया और उसको अप्रामाणिक मानने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं। तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना। अच्छा, एक मजे की बात सुनो बेटा कि एक तरफ एक तरफ तो शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को मतलब अप्रामाणिक मानते हैं और दूसरे इसे प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं ना। और यही नहीं, चंद बरदाई को प्रथम महाकवि मानते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने आप में अच्छा। एक बात और ध्यान से सुनना कि एक तरह से इस क्वेश्चन को और व्याख्यायित किया जा सकता है कि शुक्ल जी ने आदिकाल के नामकरण में टोटल 12 ग्रंथों को आधार बनाया है बेटा। शुक्ल जी ने क्या किया है, आदिकाल के नामकरण में कुल 12 ग्रंथों को आधार बनाया है और उन 12 ग्रंथों में से 4 को उन्होंने प्रामाणिक रचना माना है। उसमें कौन कौन है, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, अब कीर्तिलता है और आपकी कीर्ति पताका है ना। कीर्तिलता है और चौथा जो है वो है कीर्ति पताका। तो ये 4 रचनाओं को तो उन्होंने प्रामाणिक माना है। बाकी जो शेष 8 हैं उन्हें देश भाषा की रचना कहा और उन्होंने गारंटी नहीं ली कि ये प्रामाणिक ही हैं। तो चाहे आप इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से प्रसिद्ध कर लो, कुल मिलाकर के मामला यही है। शिव सिंह सेंगर ने अज्ञातनामा भाट को किस ग्रंथ का रचयिता माना है। कह रहे हैं शिव सिंह सेंगर ने अज्ञातनामा भाट को किस ग्रंथ का रचयिता माना। खुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, नन ऑफ दीज। देखो बेटा मैं आपको बताऊं, इसका सही उत्तर है बाबू खुमार। बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर। सही उत्तर है बेटा इसका खुमार रासो। क्यों इसका सही उत्तर है खुमार रासो? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना जो है चित्तौड़ के रावल मतलब राजा खुमार के दरबारी कवि दलपति विजय ने की है। किसने की है बेटा? दलपति विजय ने की है। ठीक है, और यह जो है 5000 छंदों का एक बड़ा काव्य है। तो शिव सिंह सेंगर ने इसी खुमार रासो का रचयिता दलपति विजय को न मान करके किसी नामा भाट को माना है, पर इसका कहीं से कोई बहुत ऑथेंटिक साक्ष्य मिलता नहीं है, कहीं से कोई बहुत प्रामाणिक साक्ष्य मिलता नहीं है। इसलिए हम खुमार रासो का रचयिता दलपति विजय को ही मानते हैं। अच्छा, इस ग्रंथ में एक बात और भी है, क्या कि इसमें नायिका भेद व षड्ऋतु वर्णन है। इसमें नायिका भेद व षड्ऋतु वर्णन।
तो बस आज की कक्षा यहीं तक। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि YouTube पर बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, पर ये मूल्यांकन जरूर करना कि क्वेश्चन का स्तर, उसे व्याख्यायित करने का स्तर, और वो क्वेश्चन कितना स्पष्ट आपको समझाया गया। क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया जा सकता है तो फिर थियरी तो बहुत है, क्योंकि वहां तो एक सीक्वेंस है, एक क्रम है ना। तो आप सभी लोगों से बस एक निवेदन है कि देखिए, राजस्थान पीजीटी का बहुत ही जोरदार बैच है। आप सभी लोग यहां क्या करिएगा बेटा कि सीधे सीधे जिसने तो सुपर कोचिंग का ऐप डाउनलोड किया हो तो सीधा जो है ऐप पर जाकर के आरजे जो है पीजीटी करके टाइप जो है टाइप कर दे, सीधा जा करके जिसने सुपर कोचिंग का ऐप डाउनलोड किया है। अगर आपने सुपर कोचिंग का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाना पहले गूगल पर जा करके सर्च करना टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग, कोचिंग खुल के आ जाएगी। वहां सर्च करना जो है आप उस कोचिंग के अंदर फिर जा करके तब सर्च करना आरजे पीजीटी, राजस्थान पीजीटी, वो बैच खुल करके आ जाएंगे बेटा। उसमें आप अपना सब्जेक्ट जो है चूज करिए, और सब्जेक्ट चूज करने के बाद जब आप खोलेंगे तो उसमें सबसे ऊपर अप्लाई कोड आएगा। तो कोड में आपको जो है वहां लिखना है VIJAY, विजय कोड यूज करना है। फिर आप देखेंगे तो जैसे ही आप विजय कोड अप्लाई करेंगे, वहां कोड टाइप करने के बाद आएगा ऑप्शन अप्लाई। तो जैसे ही आप कोड को अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल प्राइस नीचे आ जाएगी, और फिर वहां बाय नाउ का ऑप्शन होगा, आप परचेज कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के हमें जो है 63 93 38 29 97 इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा बेटा जल्दी से। और एक बात और भी ध्यान में रखना, अगर में भी आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, नहीं आप कोर्स परचेज कर पा रहे हैं, तो आप सीधे सीधे हमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने कोर्स का नाम, जैसे राजस्थान पीजीटी, ये लिख करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और जोरदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। खूब पढ़ते रहिए, सुपर कोचिंग के साथ जुड़ेंगे तो सिलेक्शन तय है।